सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बीपीएससी, सीडीएस, एनडीए तथा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए आज सामान्य विज्ञान की क्लास से आज पढ़ेंगे हम लोग मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गति के बारे में। तो बच्चों ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज का लेक्चर है मुक्त रूप से गिरते हुई पिंडों की गति या वस्तु की गति। मुक्त रूप से गिरना किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मुक्त रूप से गिरना किसे कहा जाता है। तो बच्चों, किसी वस्तु का ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरना, मतलब किसी ऊंचाई से पिंड को पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरना, यह मुक्त रूप से गिरना कहलाया। मीन्स किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरना, यह मुक्त रूप से गिरना कहलाता है। किसी भी ऊंचाई से किसी वस्तु को अगर हम गिरा रहे हैं पृथ्वी की तरफ, तो ये कहलाता है मुक्त रूप से गिरना, और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसको इंग्लिश में फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉल। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। जब ये वस्तु पृथ्वी की ओर गिरेगी तो इसमें क्या होगा, त्वरण कितना है, जी। सतह पर कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और त्वरण एक सदिश राशि है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। यह त्वरण जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी मान लीजिए है, अगर किसी पिंड को हम यहाँ रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर गिरेगी। इसे मुक्त रूप से गिरना कहलाया। और इसमें क्या होता है, गिरते हुए पिंड में त्वरण होगा जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इस त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, और यह त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होगा, और इसे गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है। इस जी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर जी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बच्चों, पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि है। मुक्त रूप से गिरते पिंड के लिए 3 समीकरण हैं आपके। पहले v = u + gt, मतलब मुक्त रूप से जब पिंड गिर रहा होता है तो उसके लिए गति के 3 समीकरण में सब में v = u + gt, सब में प्लस लगा रहेगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के गति में सब में प्लस, क्योंकि जिधर गुरुत्वीय त्वरण है उधर ही गति होगी, तो सब में देखिए प्लस लगा हुआ है। सब में मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में जो समीकरण होगा सब में आप प्लस लगा देंगे। और पहला समीकरण है v = u + gt। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, g गुरुत्वीय त्वरण, t लगा समय। दूसरा है h = ut + ½ gt²। h ऊंचाई, u प्रारंभिक वेग, t लगा समय, g गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ t लगा समय। v² = u² + 2gs। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, और g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई। तो बच्चों, अब मुक्त रूप से हम एक एक आंकिक प्रश्न करेंगे। यहाँ पर तीनों समीकरण है आपका v = u + gt। मान लीजिए किसी पिंड को हम किसी ऊंचाई से, ये मान लीजिए सतह है, और किसी ऊंचाई से हम पिंड को, यहाँ इसकी ऊंचाई जो है वो h है। किसी पिंड को किसी ऊंचाई से गिराते हैं, जब ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, तो एट द टाइम जब आप किसी पिंड को ऊपर से जस्ट छोड़ रहे होते हैं तो वहां पर प्रारंभिक वेग u = 0। जी बच्चों नियत होता है, जब भी आप किसी वस्तु को रिलीज करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जब भी आप किसी पिंड को इस पॉइंट से छोड़ रहे होते हैं तो वहां u 0, और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। और जैसे हम यहाँ किसी पिंड को रिलीज करते हैं,
उसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, मीन्स कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ u है और यहाँ v है। तो देखिए बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। एक सेकेंड के बाद आप किसी भी ऊंचाई पर हैं तो एक सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, v इज इक्वल टू, v कब, एक सेकेंड के बाद। तो एक सेकेंड के बाद एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक सेकेंड के बाद उसका वेग जब t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो v इक्वल टू u, तो प्रारंभिक वेग यहाँ शून्य होगा, प्लस g का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का मान 1 सेकेंड है। यहाँ मान के चलिए t का मान कितना है, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इस तरह से। तो कितना हो गया, v इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एक कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के बाद जो पिंड की गति हो जाएगी, ये एक सेकेंड पर यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब वही t इज इक्वल टू, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद देखिए कितना हो जाएगा, तो v इक्वल टू 0 प्लस 9.8, ये कांस्टेंट है, और टाइम है आपका 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 0 प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद उसका दूसरे सेकेंड पर उसका वेग होगा। उसी तरह से तीसरे पर निकालना है तो 3 रख के निकाल लेंगे, फोर्थ पर निकालना है तो 4 रख के निकाल लेंगे। मतलब वेग जो होगा, किसी ऊंचाई से जब किसी पिंड को आप छोड़ रहे होते हैं तो वेग लगातार नीचे बढ़ता जाएगा। और दूसरा समीकरण गति का है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मान लीजिए कि किसी पिंड को किसी ऊंचाई से आप रिलीज कर रहे हैं, से ये h है, और यहां से रिलीज कर रहे हैं तो यहां u इक्वल टू 0। तो जब u 0 है उस केस में क्या होगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन वही होगा, u 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। बच्चों 0 इंटू 2 टी क्या हो गया, 0 हो गया, बचा समीकरण आपका 1/2 जी टी स्क्वायर। तो जैसे आप उसको रिलीज कर रहे हैं इस किसी ऊंचाई से किसी पिंड को, तो एक सेकंड के बाद, एक सेकंड में उसका जो विस्थापन होगा, जो दूरी होगा, वो यहाँ से यहाँ एक सेकंड अगर लग रहा है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.9 मीटर एक सेकंड के बाद। तो देखिए कैसे, एट जब t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 1/2 g 9.8 और t 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, कट जाएगा 4.9 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 4.9 मीटर। मतलब एक सेकेंड में जैसे किसी वस्तु को रिलीज कर रहे होते हैं तो वहां उसका दूरी जो तय करेगा वो 4.9 मीटर होगा। लेकिन वही एक सेकेंड में जब किसी वस्तु को आप छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसका स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस स्थिति में देखिए वेग ज़्यादा है और इसमें तय की गई दूरी एक सेकेंड में कम है। इस स्थिति में वेग इसका जो है वो एक सेकेंड में ज़्यादा है, जस्ट ऐसे आप छोड़ रहे होते हैं, एक सेकेंड का बाद वेग उसका इतना होगा, लेकिन एक सेकेंड के बाद वो तय करेगा दूरी 4.9 मीटर। उसी तरह से जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देखिए यहाँ पर टाइम के स्क्वायर से वेरिएशन है, इसका अर्थ है टाइम का स्क्वायर लगा हुआ है तो गुरुत्वीय त्वरण नियत है, गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है। अगर इस तरह का कोई भी स्क्वायर टाइम, जैसे कि s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर ये इंगित करता है कि आपका जो त्वरण है वो नियत है। टाइम के स्क्वायर का फंक्शन हो तो त्वरण आपका नियत है। तो दूसरे सेकंड पर देखिए, दूसरे सेकंड पर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 1/2 9.8 इंटू 2 इंटू 2। देखिए दूसरे सेकंड पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। दूसरे सेकंड पर देखिए, जब वेग और उसका तय किया गया दूरी दोनों बराबर हो जा रहा है,
जैसे किसी पिंड को आप रिलीज कर रहे हैं तो पहले सेकंड पर उसका वेग जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन एक सेकंड पर तय की गई दूरी 4.9 मीटर होगा। लेकिन दूसरे सेकंड पर जो है उसका वेग हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, और दूसरे सेकंड पर दूरी भी हो जाएगा 19.6 मीटर। ओके, तो ये समीकरण है गति के जो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए। उसी तरह से जब t इक्वल टू 3 रखते हैं, जब यहाँ पर t इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस जी टी। u तो शून्य है, g 9.8 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड होगा। और t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा दूरी, t इक्वल टू 3 सेकेंड में s इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। चूंकि u 0 है इसलिए इसका एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो 1/2 दैट इज 9.8, 3 इंटू 3, ये हो गया 3 सेकेंड पर, तो ये हो जाएगा 4.9। 4.9 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 में 9 से 81 और 44.1 मीटर। मतलब तीसरे सेकेंड में देखिए 29.4 मीटर पर सेकेंड है, और तीसरे सेकेंड में इसका जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा 44.1 मीटर हो गया, दैट इज इक्वल टू 44.1 मीटर। तीसरे सेकेंड में ये दूरी ज़्यादा कवर कर ले रहा है, अपने वेग के परिमाण से इसका दूरी जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है थर्ड सेकेंड से, इसके बाद जस्ट बढ़ता जाएगा दूरी। तो हमने यहाँ दिखाया कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो है उसका स्पीड ज़्यादा है, तय किया गया दूरी जो है वो कम है, लेकिन दूसरे सेकेंड पर स्पीड दूरी के बराबर हो जाता है, दूरी मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, और तीसरे सेकेंड पर दूरी जो है बढ़ जाता है 44.1, स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा वही गति का समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब बच्चों एक और इसमें बात है, ये बात है कि जैसे जब किसी पिंड को हम रिलीज करते हैं किसी समय पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब किसी पिंड को हम रिलीज करते हैं, यहां से पिंड को रिलीज करते समय u जो है हमेशा 0 रहेगा। जब भी आप किसी पिंड को किसी छत से रिलीज करते हैं वहां u 0। तो बच्चों ये जो है गुरुत्वाकर्षण में हम चल रहे हैं, और इसमें गति में ही है, गति के नियम में ही जब आप जस्ट किसी पिंड को छोड़ते हैं, ये हाइट h है, तो गति का समीकरण क्या है, एट द टाइम ऑफ रिलीज, ये यहाँ पर u बराबर 0, तो h इक्वल टू क्या हो गया ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ u क्या है 0, इसको हम 0 कर दें, u 0 इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये 2h/g का अंडर रूट करेंगे तो आएगा आपका t। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पर h, फिर यहाँ देखिए h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने h में, यहाँ 1 है, 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, और ये g नीचे चला गया, 2h/g इक्वल टू हो गया t स्क्वायर, इसलिए t इज इक्वल टू कितना हो गया 2h/g। अगर मान लीजिए कोई भी ऊंचाई दे दिया हो आपको और पूछा कि नीचे गिरने में लगा समय कितना होगा, तो नीचे गिरने में लगा समय ये 2h/g हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हाइट जो है वो दिया हुआ है आपका 19.6 मीटर, बोल दिया कि हाइट 19.6 मीटर की ऊंचाई से किसी पिंड को गिराया जाता है, तो कितने समय में वो पृथ्वी पर टकराएगा। देखिए ये हाइट है 19.6 मीटर से किसी पिंड को ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो कितने समय में पृथ्वी पर गिरेगा। याद रखिए उस समय u इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू, ये समीकरण आपको लगाना पड़ेगा। तो g का मान कितना हो जाएगा, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर दिया है तो ये अप्लाई कीजिए। तो t इक्वल टू अंडर रूट 2h का वैल्यू कितना है 19.6, ये अप्लाई कीजिए, और इसके बाद g का वैल्यू कितना है 9.8। ओके,
तो 9.8 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब 19.6 मीटर की ऊंचाई से जब किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो 2 सेकेंड पर पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। तो ये हो गया टाइम कितना लगा इस सतह पर आने के लिए, 2 सेकेंड। अब तीसरे समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh पर हम विचार करेंगे। तीसरा समीकरण जो गति का है, यहां वी स्क्वायर फाइनल वेग, अंतिम प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2gh। तो बच्चों जब किसी पिंड को हम ऊपर से नीचे रिलीज करते हैं यहां, तो u तो एट द टाइम ऑफ रिलीज u इक्वल टू 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gh, चूंकि u 0 हो जाएगा। जैसे फिर देख लीजिए, जब आप छोड़ रहे होते हैं पिंड को तो यहां पर क्या हो गया u इक्वल टू 0, तो u स्क्वायर, तो u स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh, इस स्क्वायर को जैसे हटाएंगे अंडर रूट 2gh आ जाएगा। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी है यहाँ से छोड़े और छोड़ते के वक्त यहाँ कितना स्पीड से टकराया वो बताएगा, यहाँ पर v क्या है ये बताएगा, ये इस समीकरण से आएगा। पूछेगा कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से रिलीज किया गया तो वो उसका अंतिम वेग क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई दी है यहाँ h। मान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि h आपका जो है वो है 44.1 मीटर से, h कितना दिया गया है ये 44.1 मीटर, इतना मीटर की ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराया जा रहा है, तो उसका यहाँ वेग क्या होगा इस पॉइंट पर। तो डायरेक्ट याद रखिए v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, तो v इक्वल टू कितना हो गया, जैसे कि मान लीजिए किसी भी ऊंचाई से, अभी आपके सुविधा के लिए बात कर दें, मान लीजिए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड मीटर की ऊंचाई से इसको रिलीज किया गया, तो h की जगह पर क्या हो जाएगा 9.8, तो यहाँ पर 2 इंटू 9 का वैल्यू 9.8, h भी 9.8, ओके। तो 9.8 कॉमन हो गया, तो 9.8 एक बाहर आ जाएगा और 2 वर्ग का वर्गमूल बराबर 9.8 और रूट 2 का वर्गमूल 1.414, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.414 और 9.8, ये कितना हो जाएगा 275,831, दैट इज ये हो जाएगा 13.85 मीटर पर सेकेंड, मतलब 13.85 मीटर पर सेकेंड के ये स्पीड से चलेगा। तो मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गति के बारे में हमने ये समीकरण आपको प्रस्तुत कराया कि अगर किसी पिंड को जस्ट आप छोड़ते हैं, देखिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी कब लगाएंगे, जब आप किसी पिंड को रिलीज करते हैं और प्रत्येक सेकंड पर आपको अगर वेग निकालना है हर सेकंड पर, तो ये समीकरण अप्लाई करेंगे। जैसे 1 सेकंड पर तो आप निकल जाएगा u 0 होगा 9.8 इंटू 1 बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर तो 9.8 इंटू 2, मतलब मुक्त रूप से गिरते पिंड का जो है प्रत्येक समय वेग अगर निकालना है तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे gt का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, gt, चूंकि u 0 होता है इसलिए gt, g का वैल्यू आपको 9.8 मालूम है, केवल टाइम से मल्टीप्लाई करते जाइए, t1 9.8, कितना समय पर आप वेग चाह रहे हैं 9.8 इंटू t3, इस तरह से आप अप्लाई करते चले जाइए। तो ये जो बच्चों हैं ये तीनों गति के समीकरण थे और तीनों गति के समीकरण में हम g का मान यूज कर रहे थे, g को यूज कर रहे थे, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि होता है, ये ध्यान रखेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण के सदिश राशि होता है। और बच्चों ये सामान्य विज्ञान बच्चों हम देखेंगे कि जी का मान कब धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण इसका मान कब धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे। तो बच्चों इसके दो तरह के मान हैं, एक धनात्मक मान और ऋणात्मक। धनात्मक मान मतलब प्लस जी। तो जब किसी पिंड को हम मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों की गति के लिए हम जी का मान धनात्मक लेंगे। जहां u यहाँ पर मुक्त रूप से गिर रहा है u 0, तो यहाँ अगर वेग प्रत्येक समय में वेग ज्ञात करना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी का मान क्या है, यहाँ धनात्मक है, प्लस जी टी। और h हाइट निकालना है, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। कब? जब किसी पिंड को हम मुक्त रूप से पृथ्वी की सतह की ओर गिरता है तो वहां पर जो है वो जी का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। वहां पर जी का मान धनात्मक, चूंकि जिधर आप जी है उधर ही भी है, मतलब मुक्त रूप पिंड का जिधर जिस डायरेक्शन में गिर रहा है उसी डायरेक्शन में जी है, इसलिए जी का मान क्या होगा, ऐसे केस में जी का मान धनात्मक लेंगे इस इक्वेशन में। और एक होता है बच्चों जी का मान ऋणात्मक। ऋणात्मक मान जब किसी पिंड को हम उसकी सतह से ठीक ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की ओर जब ये गति करती है पिंड, तो इसका वेग धीरे धीरे क्या होता है, रेड्यूस, कम होते जाता है। कम होते होते अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो जाता है। यहाँ प्रारंभिक वेग हम लेते हैं जब किसी पिंड को गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग 0, और जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं किसी वस्तु को तो उसका अंतिम वेग यहाँ पर 0 होता है। मतलब अंतिम वेग को यहाँ 0 लिया जाता है, मतलब यहाँ भी जो है वो 0 हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, v इक्वल टू यू और माइनस जी टी। यू ज्यादा है और भी क्या हुआ, 0। कब 0 होगा, जब जी ऋणात्मक होगा तभी तो। और दूसरे केस में अगर आप h निकालेंगे इस केस में तो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। देखिए आप जब किसी चीज को ऊपर की ओर फेंके या कोई चीज ऊपर की ओर गति कर रहा है उस समय जी का मान ये क्या होता है, नीचे की ओर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये होता है। यू के दिशा के जस्ट विपरीत जी की दिशा है, तो यहाँ पर जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक। यू का दिशा सीधे ऊपर की ओर है और जी का दिशा नीचे, मतलब दोनों के बीच का कोण लगभग 180 डिग्री का बनता है। दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा समीकरण यूज होता है, तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीनों जगहों पर जब आप पिंड को नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हैं, ऐसे केस में गति का ये तीनों समीकरण में जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक लेंगे। जी का मान आप ऋणात्मक लेंगे। और जब किसी वस्तु को आप रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस केस में आप जी के मान को सीधे धनात्मक लेंगे और हर समीकरण में प्लस लगा करके इसको इंगित करेंगे। क्योंकि जिधर गति है उधर ही गुरुत्वीय त्वरण है, और इसी के कारण यहाँ पर हम लोग इसका धनात्मक लेंगे। और यहाँ u और g दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है और यहाँ ऋणात्मक लेंगे। तो बच्चों v इक्वल टू यू प्लस जी टी में कौन गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण आपका ये g है। गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि। और बच्चों ये जो लेक्चर 11 है फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यांत्रिकी से, मतलब यहाँ पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों की गति के समीकरण के बारे में बताया गया है। और इसी समीकरण के साथ आज का 11th लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में और मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब